बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वफाक के बाद आज सूबों में भी लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज चीनी इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश हुए, जबकि नैब के बारे में अपोजिशन और इत्तेहादी जमातें आज भी सख्त बयानात हमें देते नजर आए। नून लीग ने आज मुतालबा किया है कि नैब इस्लाहात नहीं बल्कि इदारा ही ख़त्म कर देना चाहिए, समेत दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, नून लीगी सीनियर क़यादत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक दफ़ा फिर मुतालबा किया है कि नैब में इस्लाहात नहीं बल्कि इस इदारे को ही ख़त्म कर दें। तनकीद हर तरफ से बढ़ी है, इत्तेहादी जमातें, जबकि काफ लीग भी खुश नहीं है नैब से, और अब नून लीग की जानिब से भी ये मुतालबा किया गया है। आगे मामला किस तरफ जा रहे हैं डॉक्टर? भाई इसको तो साइड पे करें ना। इस वक्त हुकूमत नून से खुश है कि नून मीम से खुश है कि मीम जो है वो पीपल्स पार्टी से खुश है, या कौन किधर खड़ा है। मुल्क जो है वो ये पूरी दुनिया संगीन तरीन बहरान आ रहे हैं, और ये बदकिस्मती के साथ उसमें सियासत जो है वो अपने अरूज पे पहुंच गई है। ये हमें बहुत टाइम मिला था, फरवरी से लेके मई तक जी। और इसमें बहुत सारे इक़दाम वफाक की सतह पे, सूबों की सतह पे, सियासी जमातें, लोकल बॉडीज़ जहाँ पे मौजूद हैं सब, लेकिन वो सिर्फ अटकेलियों में गुजर गया। और इसको बयान, उसका बयान, पहली वो किस जारी होगी, दूसरी किस जारी होगी, ये होगा, फलां होगा, आखिर में नतीजा ये निकला है कि आज अगर दुनिया के आप 20 ममालिक को देखें, दुनिया के 20 ममालिक, यानी आप शुरू करें सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ पे हैं, दूसरे नंबर पे कहाँ पे हैं, 193 में से आप 20 ऊपर के मुल्क चुन लें, अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस, बरतानिया, तो ऊपर से आप स्टार्ट करें 193 ममालिक में। तो पाकिस्तान था 27वें या 28वें या 29वें नंबर पे, आज पाकिस्तान 21वें नंबर पे है। ऊपर से जो सबसे ज़्यादा केसेज हैं जिन मुल्कों में, इंडिया हमसे भी ऊपर है, इंडिया हमसे ऊपर है, लेकिन हम 21वें नंबर पे आ गए हैं 27वें से। दुनिया के 193 ममालिक में जहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस हैं, पाकिस्तान उस लिस्ट में इस वक्त 21वें नंबर पे है, 21st। ठीक है, ये लिस्ट सामने चल रही है, और अगर इस पर आप चले जाएं तो 21, हमसे ऊपर 20 मुल्क हैं। मैक्सिको और बेल्जियम और इंडिया तो काफ़ी ऊपर है, और सऊदी अरेबिया हमसे ज़्यादा है केसेस में, और हम जो है वो जी नीदरलैंड ज़्यादा है। लेकिन आप देखें कि ये हम जो है ये 21वें नंबर पे खड़े हैं। अच्छा जी, अब इसमें पाकिस्तान के अंदर सियासत पे भी तरह बात करते हैं। कल अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो बलूचिस्तान के अंदर असद कैसर साहब की तबीयत नासाज हुई। उनको पॉजिटिव था, लेकिन अब उनको हॉस्पिटल वो गए हैं, अल्लाह करे उनको जल्दी वो सेहतियाब हों। पाकिस्तान में 736 डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ के जो लोग हैं उनको कोविड-19 पॉजिटिव है इस वक्त, और एक और डॉक्टर की आज डेथ हुई है, और 104 नर्सेस और 422 डॉक्टर्स कोविड पॉजिटिव हैं। और उसमें से बहुत से लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें किट्स नहीं फराहम की गई जी। और जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं केपी के अंदर और पंजाब में और कई जगहों पर, उन्होंने कहा, खुद कह रहे हैं डॉक्टर्स, अब कह रहे हैं कि अब वेंटिलेटर्स के लिए, चूँकि वेंटिलेटर होना ज़रूरी नहीं होता, मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में बात की थी कि वेंटिलेटर को ऑपरेट करना या उसको चलाना वो भी एक महारत है, उसके लिए पूरी टीम चाहिए होती है आपको। सीडेट कैसे करना है, तो इंटूबेट कैसे करना है, तो किडनी को कैसे मॉनिटर करना है, तो हार्ट को कैसे, मतलब आईसीयू में आप ले जाके तो सिंपली ये नहीं वेंटिलेटर पे डाल के और चले जाएं। तो अब वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जी जो वेंटिलेटर को देखने वाले लोग थे वो पहले डॉक्टर्स कम हुए, फिर नर्सिंग स्टाफ कम हुआ, फिर दूसरी जो पैरामेडिक्स थे उनके हवाले वेंटिलेटर हो गए कई हॉस्पिटल्स के अंदर। तो उसके नतीजे में मेरी किसी बात हुई, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब दुआ करें कि वेंटिलेटर की ज़रूरत ना ही पड़े, उससे पहले ही जो कुछ होना है हो जाए, क्योंकि वेंटिलेटर पे जाके और तकलीफ़ के साथ फिर वो मतलब ज़ीरो रिकवरी हो रही है, वेंटिलेटर पे जो जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा। ठीक। पाकिस्तान के अंदर मुझे नहीं पता कि इसकी ऑफिशियली ये इसको बात को कब एक्नॉलेज करेंगे, लेकिन वेंटिलेटर से कोई वापस नहीं आ रहा अभी तक पाकिस्तान में।
अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी ये है कि मैं ज़रा ख़ित्ते के मामलात पे आता हूँ। टेंशन जो है अपने अरूज पे है। कल ये जो ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में जो वाक़या पेश आया, और उससे पहले वो भारत के एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, उन्होंने खुल के टीवी पे बात की थी, पाकिस्तान के अंदर हम इसका बदला लेंगे, और ये सारा कश्मीर बॉयल अप हो रहा है और मकबूजा कश्मीर, और उसके साथ ही ख़ित्ते के अंदर जो मामलात हैं वो बिगड़ रहे हैं शदीद, मतलब अपने अरूज पे हैं। बिगाड़ अपने अरूज पे है कोरोना वायरस से हट के, माशी बहरान भी और जो सिक्योरिटी बहरान है वो भी। रेड अलर्ट्स हैं हर तरफ रेड अलर्ट्स हैं, और पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पे ये निज़ाम, ये सिस्टम जो है, ये मुझे नहीं पता कि है क्या सिस्टम, असल में है क्या, उसकी तदफीन की तो बाद में बात हो, है क्या। कोई कौमी पॉलिसी नहीं बनी, कोई सूबाई पॉलिसी भी नहीं बनी। किसी को ये नहीं पता कि पंजाब में किस दिन खुलेगी और क्यों खुलेंगे 4 दिन, मतलब ये क्या लॉजिक है, 4 दिन खुलेंगे 2 दिन बंद रहेंगे, फिर 2 दिन, मतलब क्या आधा शहर खुला हुआ है, आधा शहर बंद है। बड़े ताजिर कौन से होते हैं, छोटे ताजिर कौन से होते हैं, उनसे छोटे कौन से होते हैं, एक लूट मार, एक हिजान बपा है, कोई बात हुई नहीं है, कोई बात कर नहीं रहा किसी को, ना कोई किसी को फेस कर रहा है, और गालम गलूज चल रही है, और उसके नतीजे में वो उस पर मलबा डाल रहा है, वो उस पर डाल रहा है। लेकिन खबर ये है, बीच में खबर भी आनी चाहिए ना छोटी मोटी, जफर मिर्जा साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई। ठीक है, वो पहुंचे सरकारी टीवी के ऊपर जो है, कल उन्होंने कहा कि मैं करूंगा, लेकिन फिर वजह क्या बनी? थोड़ा बहुत सरकारी टीवी से ताल्लुक रहा है ना मेरे पास खबर है, वो सरकारी टीवी ने उनके रिकॉर्ड कर ली, वो नशर नहीं, वो बस हो गया कि इनकी बात जो है ना ज़्यादा नशर ना की जाए। ठीक है, तो जफर मिर्ज़ा साहब जो हैं वो कल भी ब्रीफिंग नहीं उनकी हुई और आज भी ब्रीफिंग नहीं हुई। मैं इंतज़ार करता रहा। वज़ीर आज़म साहब वैसे कह गए थे कि नहीं, उन्होंने ये जो खबर चल रही है ना, नहीं, ये जो खबर चल रही है ना, ये खबर चल रही है कि उन्होंने वज़ीर आज़म के ज़ेर सदार इजलास हुआ है, उसमें जफर मिर्जा साहब ने वज़ीर आज़म और शुरका को ब्रीफिंग दी। मैं उस ब्रीफिंग की बात कर रहा हूँ जो पब्लिक ब्रीफिंग होती है ना, जो पब्लिक में एक ब्रीफिंग होती है, वो ब्रीफिंग नहीं हुई। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की ब्रीफिंग कल भी नहीं थी और आज भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, जो परसों थी वो वज़ीर आज़म साहब बैठे थे और वज़ीर आज़म हाउस में हुई थी, और वो वज़ीर आज़म हाउस खुद बैठे थे, उनके साथ वो सानिया निश्चय साहिबा बैठी थी, उनके साथ जो दूसरे लोग बैठे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो एक कौमी सतह की ब्रीफिंग है वो कल भी नहीं हुई, आज भी नहीं हुई। एक सूबे से कोई सूबाई वजीर आ जाता है, एक सूबे से वजीर आला आ जाते हैं, एक सूबे से जो तर्जुमान आ जाता है, ये जो एक सेंटर था, इसकी ब्रीफिंग नहीं हुई। और जफर मिर्जा साहब जो है वो उन्होंने शायद रिकॉर्ड वगैरह करवाया, वो नशर नहीं हुआ, या वो आया नहीं किसी टीवी पे, न कल आया ना आज आया। चलें जी, अल्लाह खैर साहब। असद उमर साहब को आना चाहिए था, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल, वो भी कल भी नहीं थे, आज भी नहीं थे। तो रोज आना चाहिए, इन हालात में रोज आना चाहिए और लाजमी बनाना चाहिए इस बात को। और ये भी चेक करना चाहिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं नशर हुई सरकारी टीवी से इन हालात में। देखिए ना, रोज आना चाहिए और रोज बताना चाहिए। उनका ट्रंप और उनकी पूरी टीम खड़ी है। अगर आपने इतने बड़े कोविड का एक नेशनल, एक और भी कोई कमेटी बन गई है, पता नहीं कौन सी है, बनते जा रहे हैं। बहरहाल जरा पाकिस्तानी सियासत पे आते हैं। जहांगीर तरीन साहब को मोहब्बत का पैगाम भेजा है वज़ीर आज़म साहब ने के मामलात को ख़त्म करें, क्योंकि ये बगावत जो है ये पनप रही है बहुत ज़्यादा पंजाब में, और वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो उनके साथ मिल लें। परवेज़ अटक साहब को रोल प्ले कर रहे हैं बीच में। जहांगीर तरीन साहब, मेरा अपनी ज़ाती राय है, जहांगीर तरीन साहब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहते हैं मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करवाई है, और जहांगीर तरीन साहब के साथ दूसरे लोग भी हैं जो कहते हैं कि आज़म खान साहब की वजह से हुआ है। अच्छा, उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनको वज़ीर आज़म हटाना भी चाहते हैं, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब को हटाते हैं तो वो तो चीफ सेक्रेटरी तो नहीं है ना कि उधर से हटा दिया। भाई आपको पूरा प्रोसेस है ना, आपको असेंबली के अंदर नंबर चाहिए होंगे, वज़ीर आला हटेगा, दूसरा आएगा, कैसे आएगा, क्या आएगा। और ये बात ध्यान में रखें, जो मैंने बात पहले भी की थी कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो सूट करते हैं सबको, क्योंकि हर एक का काम चल रहा है। मुस्लिम लीग काफ को भी सूट करते हैं, इत्तेहादी भी खुश हैं। नहीं, इत्तेहादी भी खुश हैं, उनसे ये भी खुश हैं, मुस्लिम लीग नून भी खुश है, नून भी खुश है, खुश वो हर एक का काम करे, मेरी सबका आगे जो है ना मेरी जान बचे किसी तरह। क्योंकि आटा चीनी शुगर रिपोर्ट में वहां से भी तो इशू, उनके भी तो नाम आ रहे हैं ना, जिम्मेदार ठहराए। आज आपको पता है शाहजहान अब्बासी साहब ने क्या फरमाया कि वज़ीर आज़म तो इस्तीफा दे चुके हैं, अपने घर बैठे हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब के लिए, और ठीक है मेरा खासा है अगर जहांगीर तरीन साहब को मैसेज भेजा, लेकिन फिर उसके बाद ये शुगर कमीशन ये क्या था, ये जो हुआ है सारा घपला।
उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी अब आप बताएं कि जब ज्यादा थी तो हमने बाहर भेजी, जब कम थी तो बाहर कैसे भेजी गई। इसी तरह आईपीबीज का मसला। अच्छा, आईपीबीज का अब रिपोर्ट बन गई, दब गई। अच्छा, रिपोर्ट अब जो बनाने वाले हैं जो एफआईए के, अब वो किसी वक्त भी रिपोर्ट आगे करते हैं। अब रिपोर्ट आगे आ गई या लीक हो गई मीडिया को, तो उसमें तो नाम है। अच्छा, इसी तरह दवाइयों का मामला, जफर मिर्जा साहब इंतहाई मोहतरम और एक वो मुझे समझ से बाहर है कि कैसे इंडिया से दवाइयां आ गई। लेकिन दलाइल देने हो तो आप दलाइल दे भी सकते हैं कि जी विटामिन जो है वो जान बचाने वाली दवाई है। अब दलील तो दे सकते हैं ना आप, डिस्प्रिन जान बचाने वाली दवाई है। और हर किस्म की, फिर पानी मंगवा लें वहां से पीने का और दलील दे देंगे जी पानी जिंदगी के लिए जरूरी है। मतलब दलाइल की कोई कमी नहीं होती। अब मसला लेकिन यह है कि इमरान खान साहब ने ये अच्छा किया, क्योंकि उसके नतीजे में एक बड़ी बगावत अपनी जगह पे पनप रही थी, लेकिन वो बगावत अभी भी पनप रही है। और वो उसमें इमरान खान साहब ने जो लेटर्स इशू किए हैं मुख्तलिफ वजारतों को, वो वजारतें इमरान खान साहब के एक तो कारकर्दगी जहन में, उनको ये भी पता है कि कौन कौन से वजीर जो है मुखालिफ तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके नतीजे में नंबर गेम खराब हो जाएगा असेंबली के अंदर। तो बहरहाल इमरान खान साहब अब इसके ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए थी, ये रिपोर्ट्स तो लानी चाहिए, क्योंकि ये तो फिर एक सिलसिला चल पड़ेगा इस मुल्क में, और चला ही हुआ है असल में कि एनआरओ दें, और ये 18वीं तरमीम का शोशा भी एक साइड पे चला गया कहीं, वो पता नहीं कहा। कभी मैंने सीरियस लिया उसको की भी बात करिए डॉक्टर साहब, ऑपोजिशन आप देखिए अभी चलने दें, अभी तो रियासत के मुल्क के और बड़े मसाइल सामने, बड़े मसाइल हैं, इससे आप कैसे निकलते हैं आगे, कैसे नहीं निकलते। अभी तो ये हफीज शेख साहब चले गए थे पूरी लिस्ट लेकर टैक्सेस की, ये टैक्स भी डालें, वो टैक्स भी डालें। ओ भाई, IMF ये गायब हो गई सारी तंजीमें, ये इनको नहीं पता, ये इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फेल हो रही हैं, WHO से लेके IMF से लेके वर्ल्ड बैंक तक। अमेरिका अगर नहीं उनमें कंट्रीब्यूट करेगा तो आगे वो कैसे चलेंगे मामला। लेकिन वो टैक्सेस की लिस्ट लेके चले गए थे, वजीर आजम साहब ने नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं इन हालत में टैक्सेस नहीं लगने चाहिए। वो कह रहे हैं जी वसूलियाँ नहीं हुई, ये नहीं हुआ। उन्होंने वजीर आजम साहब ने कहा खसारा होगा ज़्यादा बजट में, बिल्कुल ये बात तो हफीज शेख साहब सही कह रहे हैं, मगर इन हालात में टैक्सेस लगाने की कोई तुक थी क्या वहां पे ये टैक्सेस लगा दें आप, जबकि इकोनॉमी नहीं खड़ी। आप टैक्सेस लेंगे, किसी कारोबार ही नहीं चला तो टैक्सेस नहीं है डॉक्टर साहब, इतने लोग पहले ये कर लेते हैं ना, साल पहले ये सारा काम कर, बस वो लगे हुए थे चक्रों में। हफीज शेख साहब, उसके तो असद उमर के पीछे तो असद उमर साहब, वो अजीब गपला डला हुआ सारा। बहरहाल अच्छा, जरा पाकिस्तानी सियासत वापस आते हैं, ये पैगाम रसानी किस तरह हो रही है। मैंने आपसे कहा ना कि पंजाब के अंदर मुलाकातें हुई हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत और जहांगीर तरीन साहब के का जो ग्रुप है और PTI के जो लोग हैं और जो साउथ पंजाब के लोग हैं। खुसरू बख्तियार भी खुश नहीं है। खुसरू बख्तियार को भी पता है कि मुझे लॉलीपॉप दिया गया, मेरा नाम है उसमें, ठीक है, उस शुगर में कभी चीनी में आ गया। IPPs को इमरान खान साहब ने कहा इनको डिफेंड करें, रजाक दाऊद साहब वगैरह को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम IPPs बिजली बंद कर देंगे रमज़ान में, लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी, फैक्ट्रीज थोड़ा बहुत जो काम शुरू कर रही हैं अपना वो बंद हो जाएंगी। ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे आते हैं। टाइम हमारे पास कितना है पिक पे जाने से पहले? अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी जरा बात बताऊं, ये जो कशीदगी है ना, ये कशीदगी जो चाइना और अमेरिका की बढ़ रही है, उसके नीचे आप ट्रिकल डाउन नीचे चलते जाएं तो आपके सामने आएगा ये जो बलूचिस्तान में हुआ है, और ये इसका ताल्लुक बराह रास्त सीपैक से है। 2-3 फ्रंट्स हैं, खुल के अमेरिका और चाइना की जंग चल रही है इस वक्त। 2-3 फ्रंट्स हैं, उसमें से एक सीपैक है, दूसरा यह है कि इसको पैसिफिक के अंदर जो बहरुल काहिल है वहां पे कोई जंग छिड़े, और तीसरा जो है वो माशी हवाले से है। ठीक। अच्छा, जो माशी हवाले से और डिप्लोमेटिक हवाले से वो तो यूरोप में चल रहा है ना, डिप्लोमेसी चल रही है, चाइना बता रहा है जाके उनको समझा रहा है ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ये नहीं हम साथ हैं आपकी, वो अमेरिका कर रहा है उनको। लेकिन मैं आपको एक बात जरा पैसिफिक की बता दूं, वो भारत के लिए प्रेशर आने वाला है भारत पे। वो ये प्रेशर आने वाला है कि ये एशिया पैसिफिक था, ये जो खित्ता था इसको एशिया पैसिफिक कहते थे, इसको इंडो पैसिफिक बना दिया, और वो बनाया गया सिर्फ भारत के लिए, यानी इंडो पैसिफिक। पैसिफिक तो था ना, पैसिफिक बहरुल काहिल, उसमें ईस्ट एशिया के ममालिक हैं, उसमें चाइना है, उसमें ताइवान है, उसमें ब्रुनाई है, उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन, या वियतनाम, हमारे को पता है। लेकिन मसला ये कि अब इसको इंडो पैसिफिक तो बना दिया। अब इंडो पैसिफिक बनाने के बाद फिर उनकी जो स्ट्रेटेजी आई है, अमेरिका की स्ट्रेटेजी, अगर पता नहीं हम लास्ट ईयर जो उनकी स्ट्रेटेजी आई है, US स्ट्रेटेजी फॉर पैसिफिक, वो स्ट्रेटेजी उनकी बड़ी क्लियरली, ये इसको थोड़ा बड़ा कीजिएगा प्लीज, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी रिपोर्ट, ये उनकी लास्ट ईयर की रिपोर्ट है। उसमें वो खुल के ये बात कह रहे हैं, अमेरिका, ये खुल के अगर शुरू की इसकी 2-3 लाइंस आप पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि द इंडो पैसिफिक इज द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रायोरिटी थिएटर।
यानी प्रायोरिटी थिएटर क्या है अमेरिका का? पैसिफिक। जंग कहां करनी है? पैसिफिक में। अगली जंग पैसिफिक में होगी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की। यूनाइटेड स्टेट्स द पैसिफिक नेशन, और उसके बाद वो नीचे बाकायदा ये नाम ले रहे हैं कि हमारा जो कंपटीशन है इस खत्ते में, मेरे ख्याल से सेकंड पैराग्राफ में था, वो बाकायदा कह रहे हैं कि हमारा मसला यहां पे चाइना के साथ होगा। ठीक है, और चाइना का वो खुल के नाम ले रहे हैं। अब मसला ये है कि चाइना क्या करेगा आगे से, ठीक है ना? चाइना जो भी आगे से करेगा, तो चाइना अगर वहां पे इंडिया तो खुल के बात नहीं कर रहा, कोई भी दुनिया का मुल्क खुल के चाइना के बारे में बात नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी बात की थी, तो चाइना ने फौरन कह दिया कि ऑस्ट्रेलियन बीफ और वहां के शराब, आपको पता है ना, ऑस्ट्रेलिया का बीफ स्टेक खाने जाते हैं तो वो पूछता आके हमेशा आपका ऑस्ट्रेलियन बीफ चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का बीफ बड़ा दुनिया में चलता है, तो चाइना ने कहा कि ये आपके बीफ पे, शराब पे, इन चीजों पे पाबंदी, तो ऑस्ट्रेलिया भी चुप हो गया। ठीक है। अच्छा, अब जो 2-4 मिनट में और लूंगा ब्रेक से पहले, अगर मुझे मिले तो मैं वो ताइवान वाली बात कंप्लीट करूंगा। अब इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि एक तो मसला ये सीपैक का खड़ा होने वाला है, जो खड़ा हो चुका है कि यहां पे किसी तरह से दहशतगर्दी की जाए, और ये गिलगित बल्तिस्तान से जो सीपैक एंटर हो रहा है और आगे जा रहा है, क्योंकि ये करना आसान है ना। दहशतगर्दी में तो आप हमें पता ही नहीं जी किसने किया, क्या किया, कि किसी को भी नहीं पता। और खुल के बात करना, बयान देना, जंग करना कुछ और है, लेकिन ये दहशतगर्दी करना, ये तो एक बहुत ही बुज़दिलाना कार्रवाई है। लेकिन जो दूसरा थिएटर है वो है ताइवान का थिएटर। वहां पे क्या पोजीशन है इंडिया की? ये ताइवान जो है, मैं 2-4 मिनट में जरा समझाऊंगी ये ताइवान क्या भला है। ये जब यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था ना इस पूरे खत्ते में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आते थे यूरोप से, उस जमाने में अमेरिका तो था नहीं, सनती इनकलाब भी नहीं आया वो था, तो वो आते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, कहीं से पुर्तगाल से, कहीं बरतानिया से, कहीं यूरोप की बादशाहत थी, तो वो यहाँ आते हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान से वो खरीदते चाय, मसाले, कपड़े। लेकिन उसके नतीजे में उनका तजारती खसारा बढ़ता गया, क्योंकि यहां से तो वो ले जाते थे सामान, वहां से वो लेकर आते थे अपने साथ कॉइन्स खरीदने के लिए, यानी अपने साथ सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का या अशरफियां वगैरह यहां से खरीदते थे। तो अब यहां वहां से तो क्या लेकर आते भाई? वो तो दौर नहीं था ना मर्सिडीज गाड़ियों का या जहाजों का, वो तो यूरोप में तो कुछ भी नहीं था, सनत इनकलाब भी नहीं आया था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पहले तो अब यहां जाते थे, यहां से खरीदते थे, तो खरीद के वापस क्या दें हिंदुस्तान वालों को? भाई कहां तक पैसे देते जाएं और मसाले लेके वापस जाते जाएं। उन्होंने क्या किया, फिर यहीं से वो कपड़े और मसाले वगैरह लेके वो निकल जाते, ये बैरुल काहिल ये क्रॉस करके, ये पैसिफिक इलाका और ताइवान और चाइना में चले जाते, और वहां जाके कपड़े वड़े बेचते, और वहां से जो पैसा मिलता वापस आके मसाले खरीदते, फिर यूरोप जाते, और चाय खरीद के फिर यूरोप चले जाते। इस तरह तिजारत होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। फिर यह हुआ कि उन्होंने कहा कि यह भी मसला है, उन्होंने हिंदुस्तान में अफयून की काश्त की। सबसे पहले अगर ओपियम को किसी ने उगाया तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उगाया, और वो उगाया उन्होंने हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान से वो अफयून लेके उसके बाद उन्होंने चाइना में जाके बेचना शुरू कर दिया। और चाइना में जाके बेचना शुरू किया तो उस वक्त जापान था, जापान की बादशाहत थी, ठीक है ना, एम्पायर पूरी उनकी थी, और वहां पे डायनेस्टी थी चाइना में। तो उन्होंने अफ्यून बेचना शुरू कर दिया चाइना में, और आपको शायद याद हो या नाजरीन को याद हो कि अफ्यून कहते थे, अफ्यून की आदत है, चीनी कौम ओपियम खाती, और वहां पर फिर 1830-35 में वहां पे ओपियम वॉर्स हुई, बाकायदा ओपियम जंगें हुई। किसके दरमियान हुई? चाइना के दरमियान और बरतानिया, इसीलिए क्योंकि ये यहां से ओपियम का आदी बनाया जा रहा था चाइना को। और फिर उसके बाद ये हुआ, और रास्ते में आता था ताइवान। ताइवान एक जजीरा है, ठीक है, उस जजीरे की बड़ी अहमियत है, तो जजीरे पे रुकते, और अब उस जजीरे के ऊपर रुकने के बाद वो आगे जाते, वहां पर भी बेचते जजीरे में भी, और वहां से और पैसे मिलते ओपियम के, तो वापस लाके वो उससे खरीदते मसाले वगैरह और यूरोप में चले जाते। वक्फे का टाइम हो तो मुझे पहले बता दीजिएगा। वापस आके अच्छा, क्योंकि मैं आप सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि दहशतगर्दी के इम्कानात आने वाले दिनों में पाकिस्तान में उस वक्त बढ़ेंगे। एक तो मईशत, दहशतगर्दी पे नजर रखें, ये सीपैक के मामले पे इंडिया जो है वो उसे कुछ करना है, वरना चाइना स्टार्ट कर देगा किसी भी वक्त, स्टार्ट कर चुका है एक्चुअली, ये सीपैक के तो प्रोजेक्ट रीस्टार्ट होगा दोबारा। और दहशतगर्दी और उसके नतीजे में शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी मकबूजा कश्मीर में भी और भारत में भी बढ़ने जा रही है, और अमेरिका का प्रेशर बढ़ने जा रहा है भारत पे कि एक साइड लो, ठीक हो गया, ठीक है, दरमियाना नहीं चलेगा।
जी, आपसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। नाजरीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आपने ब्रेक से पहले बात की पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुआशी और सियासी कशीदगी के अलावा आने वाले दिनों में सिक्योरिटी क्राइसिस भी पैदा हो सकता है। देखिए, पूरी दुनिया तब्दील हो रही है ना। ये पासपोर्ट्स कैंसिल होंगे। जापान सबसे मजबूत पासपोर्ट किस मुल्क का होता था, दूसरा कौन सा था, तीसरा, ये पूरे पासपोर्ट कैंसिल होंगे। कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर जाने के साथ ही अगले चंद महीनों बाद जब भी फ़्लाइट्स वगैरह खुलेंगी, आज़ादी होगी, तो वहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। मतलब नई दुनिया, वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं पूरी दुनिया में, बहुत कुछ हो रहा है। और उसके बराह रास्त असरात पाकिस्तान पे पड़ने जा रहे हैं, इस खत्ते पे पड़ने जा रहे हैं। मैं 2-4 मिनट लेके ना, ये जो सी पैक और दहशतगर्दी वाली बात है, जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। एक तो ये माशी मामला, ट्रेड वॉर। दूसरा जो मामला है वो सफारती, ठीक है, कि चाइना के साथ वो ज़बानी कलामी बातें सारी जा रही हैं। अब फर्ज करें कि अगर अमेरिका कहता है कि चाइना ने वायरस फैलाया है और चाइना को जिम्मेदार कर देता है, तो जवाब में चाइना क्या कहेगा? चाइना क्या कहेगा कि पिछले 30 सालों में दुनिया में जो कुछ ईरान में हुआ है, जो कि लीबिया में हुआ है, जो कि इराक में हुआ है, जो कि वेनेजुएला में हो रहा है, जो कि अफगानिस्तान में हुआ है, जो कि पूरी दुनिया के बेशुमार मुल्कों में जो बम टपकाए हैं और जो जंगें छिड़ी हैं, तो उनका जिम्मेदार कौन है? तो चाइना ने तो जंग नहीं छिड़ी ना। चाइना ने तो ये वायरस ही वहाँ से निकला है, नहीं निकला, ये भी सवालिया निशान। चाइना के साथ सारे मुल्क खड़े हो जाएंगे जाके। शुमाली कोरिया खड़ा हो जाएगा, ईरान खड़ा हो जाएगा, वेनेजुएला खड़ा हो जाएगा, लाओस खड़ा हो जाएगा, वियतनाम भी शायद खड़ा हो जाएगा, यमन खड़ा हो जाएगा, बेशुमार मुल्क खड़े हो जाएगा। अमेरिका के साथ कौन खड़ा होगा? चाइना के खिलाफ खुल के इंडिया नहीं खड़ा होगा। इंडिया भी नहीं खड़ा होगा। इंडिया की भी जान निकली हुई है मोदी साहब की। याद नहीं है भी क्या हुआ था दोकलाम में 2017 में, जो दोकलाम बॉर्डर पे चाइना ने चढ़ाई कर दी थी, तो अमेरिका आया था बचाने के लिए इनको, इंडिया को, मोदी साहब को। ऐसा नहीं है, कभी 1947 के बाद से लेकर आज तक इतना दारोमदार अमेरिका पे नहीं किया भारत ने जितना इस वक्त मोदी सरकार के दौर में हो रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है, एक तो ये थिएटर है, ये वाला वॉर थिएटर की अगर बात करें तो सी पैक, और सी पैक को वो खराब करेंगे दहशतगर्दी के जरिए। अच्छा, और शुरू हो गया वो खेल, और वो खेल बाकी शहरों तक भी फैलाया जा सकता है। उसका नतीजा भारत खुद भुगतेगा। दूसरा जो है वो ताइवान है। अच्छा, ताइवान इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो मैं बात कह रहा हूं कि अगर जंग छिड़ी तो ये ताइवान क्या भला है। मैं 2 मिनट में आपको समझा देता हूं, इतनी मुख्तसर करके तारीख नहीं, जितनी कोशिश करूंगा कि मुख्तसर कर सकूं। हुआ ये कि कम्युनिस्ट पार्टी आ गई, कल हमने बात की थी, 1921 में बन गई। 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। वर्ल्ड वॉर खत्म होने, सेकंड वर्ल्ड वॉर के खात्मे तक वहां केएमटी वाले बैठे हुए थे, केएमटी का गलबा था। इस दौरान खामोशी से कम्युनिस्ट पार्टी खामोशी से देखती रही कि जापान और चीन की जंग होती रहे। वो छोटे मोटे अंदर चेयरमैन माओ जो है वो मुजाहरे करते थे, और उसके बाद वो जैसी जंग खत्म हुई तो अंदरूनी तौर पर इतना कमजोर हो चुका था चाइना की जो केएमटी थी कि एकदम से माओ उठे, और एक तो बाहर का प्रेशर था, जापान का, इधर का, उधर का, हर तरफ का प्रेशर था चाइना की जो उस वक्त केएमटी की हुकूमत थी उस पर, और एक अंदरूनी बगावत हो गई। उसके नतीजे में क्या हुआ कि 1949 में जो केएमटी था, जो उस वक्त रिपब्लिक ऑफ चाइना था, उसके जो सरबराहान थे, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और वो ताइवान पहुंच गए, और ताइवान पहुंच के उन्होंने ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना बना दिया। यानी जहां से वो भागे थे उसका नाम दे दिया उस जगह को, जहां वो पहुंचे थे उसको रिपब्लिक ऑफ चाइना बना दिया। और जो पीछे जो बड़ा चीन था, जो आज का चीन है, वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया। अच्छा, उसके बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जब बना चेयरमैन माओ का, तो उन्होंने पहली उनकी जो रियासत की पॉलिसी थी वो ये कि ताइवान हमारा हिस्सा है, ठीक। और उन्होंने वहां पे वो 9 डैश एक लकीर है जो कि पूरे बहरुल काहिर में फैलती है। वो कहते हैं कि सारा का सारा चीन का हिस्सा है, उसमें बहुत सारी जजायर हैं, ताइवान सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहले फौरन इन्होंने कोशिश की, लेकिन उस वक्त तो सोवियत यूनियन नहीं जागा था, सोवियत यूनियन नहीं था, एक अमेरिका पावर थी और सोवियत यूनियन अभी उठ रहा था, स्टालिन जाग रहे थे। तो पहली वॉर उन्होंने छेड़ी, मेरा ख्याल है 51, 52 आगे पीछे, और सबसे पहला वहां थिएटर खोला जो कि कोरियन वॉर जिसे कहते हैं, शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया, कोरियन वॉर, और उसमें दरमियान में चीन ने पड़ के सुलह करवाई। फिर दूसरी अटेम्प्ट हुई 1955 में, 55 में अटेम्प्ट हुई तो बाकायदा वहां पे जनाब अमेरिका कूद गया बीच में, ताइवान में उन्होंने लगा दिए अपने जंगी बेड़े भेज दिए, बॉम्बर्स भेज दिए, सब कुछ भेज दिए, सारा कुछ करके। लेकिन चीन को बड़ी कामयाबी हासिल हो गई 1971 में, उन्होंने ताइवान को निकलवा दिया
अक़वाम मुत्तहिदा से और वन चाइना पॉलिसी बन गई। अब ये वो दौर है जिमी कार्टर वाला, किसिंजर वाला, पाकिस्तान उसमें रोल प्ले कर रहा है, निक्सन भी हैं, और बड़ा गुडी गुडी अमेरिका होना चाह रहा है चाइना के साथ। पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसमें निगोशिएशन में। और 79 के अंदर जाके इस दौरान ये हुआ कि यूएन से निकल गया ताइवान, और एक मुआहदा अमेरिका ने साइन कर लिया उनके साथ कि ये वो पहले का साइन किया हुआ था, वो साइन किया था उस वक्त 1955 में कि ताइवान पे हमला, अमेरिका पे हमला तस्वुर होगा। वो मुआहदा भी मुअत्तल हो गया 79 के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब जो है अब सूरत हाल ये, उसके बाद झड़पें हुई, बिल क्लिंटन का दौर आया, उसमें असल जो मामला है कि चाइना ताइवान को अपना हिस्सा बनाना चाहता है, और अमेरिका ये जो पूरे रीजन में बना है ना, ये क्वाड और एशियान और ये इंडो पैसिफिक, वो चाइना को कंटेन कर। अब 1000 कंपनियां ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि वो चाइना से अपना कारोबार बंद करें और इंडिया में आ जाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते वो हैं। नहीं आ सकती, वो इंडिया में नहीं आ सकती। आपसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे, सियासी मामला पर भी आपसे बात करेंगे। मोदी साहब बेवकूफ बना रहे हैं ट्रम्प को, ट्रम्प वहां से फोन करेगा, इलेक्शन सर पे आ रहा है उनका। जी ठीक है, आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, जो नून लीग ने अभी मुतालबा किया है नैब के खात्मे के हवाले से, क्या आप समझते हैं कि इन हालात में हुकूमत इस तरह की कोई हिकमत अमली अपनाएगी? साइड शो चल रहा है, ये साइड शो है, ये तवज्जो हटाओ। जो बुनियादी क्राइसिस है ये लार्जर बतौर रियासत हमारी किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं है। ये इश्यूज़, ये छोटे पैटी इश्यूज़ हैं। हमारी रियासती स्ट्रेटजी में गालिबन ये है कि ये सिस्टम काम नहीं कर रहा। ठीक है, जमहूरियत को रहना चाहिए, लेकिन ये सिस्टम ज़बरदस्त होगा, हो रहा है, होता नज़र आ रहा है। और सिंध हुकूमत क्या कर रही है, क्या हुआ है वहाँ 8-10 सालों में, अब क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। सदर वज़ीर आज़म दौरा नहीं कर पाए, ये मैंने इस शो में बताया है। उन्होंने जाना था कराची, उसके बाद जो उनके 2-3 वज़ीर थे वो भी वहाँ से गालिबन आ गए हैं, या पता नहीं वहाँ पे हैं। क्या हो रहा है सिंध के अंदर कोई नहीं जानता। और जिन शख्सियात के वो नाम लेते हैं, कभी ओमनी ग्रुप, अयान अली, फलाना, ये तो सारे वो हैं जो इस प्रोग्राम में बात हुई है। आपकी फर्दर तहकीकात कहाँ हैं? कोई 1-2-4 नए नाम भी लें तो ताकि थोड़ा सा मुझे पता चले कि आपने भी कुछ किया है। लेकिन वो नहीं हो पा रहा, वो चीज़ें नहीं बन पा रही। वो ज़्यादा कुछ आगे करते हैं तो उसके नतीजे में ये जो इलेक्टेबल्स का और ये जो पूरा सेटअप है पॉलिटिकल, इमरान खान साहब ज़रा सा एक कदम आगे बढ़ाते हैं तेज़ाब की तरफ तो ये सिस्टम पूरा हिल जाता है। इसको अगर साल पहले कर लेते, जब मैंने जिक्र छेड़ा था कि सदारती निज़ाम, एक डिबेट छेड़ी थी इस प्रोग्राम में, तो एक आइडियल टाइम था। अब मुल्क में क्राइसिस है इस वक्त। मैं सिर्फ एक जुमला, 2 जुमले बंद करके मैं वापस आता हूँ कि ताइवान की मैं बात कर रहा था, क्योंकि एक थिएटर सीपैक है, वॉर थिएटर, वॉर अगर प्रॉपर वॉर छिड़ती है खुदा न खास्ता, और उससे बड़ा थिएटर जो है वो ताइवान में, क्योंकि उसके लिए बनाया है, इंडिया को रोल दिया गया है। अच्छा, अब इंडिया जो है, ये ताइवान के साथ क्या मसला है? एक तो ये कि उन्होंने वो 9 डॉट्स बना दिए ना चाइना ने, कि ये हमारा इलाका है, ताइवान उसमें आता है। और ताइवान में पूरी फौजें खड़ी हैं अमेरिका की, उसमें वो कैरियर उनके और उनके फ्रिगेट्स और बाकी वो सारे, ताइवान और चाइना के दरमियान पानी है। ठीक है, ताइवान जजीरा है और बीच में पानी है, जिसको आप स्टेट ऑफ ताइवान कह दें, आबनाए ताइवान कह दें, जो भी कह दें। वहां पे अमेरिकन वॉरशिप्स ने एक चक्कर लगाया है गुजरे चंद दिनों में, और वहीं पे आगे जाते जाते जो है वो फिर जवाब में चाइना आया। चाइना ने एक टक्कर मार दी एक वियतनामी जो घूम रहा था वहां पे फिशिंग बोट। अब इसको अगर ब्लॉक कर दिया, इसके दोनों एंड्स पे चाइना की वॉरशिप्स खड़ी हो गई, तो ताइवान ब्लॉक हो जाएगा, और डायरेक्ट चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर आ सकता है। इस बात का अंदेशा है ताइवान ने। इसलिए आज फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल छपा है, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में, जिसमें अगर उसको थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा प्लीज, उस फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में ताइवान के ऊपर बात करते हुए इट्स टाइम टू स्टॉप पेंडिंग टू बीजिंग ओवर ताइवान। और उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है वो ये है कि 2019 के आगाज में जी जिनपिंग ने कहा था चाइना के ताइवान को चाइना के साथ मिलना है और फेस पोटेंशियल मिलिट्री एक्शन। Chinese military officials have also announced a desire to take Taiwan. ताइवान को हम हर हाल में छीनेंगे अमेरिका से। With the Chinese community parties, 100 साल की उनकी जो सालगिरह हो रही है कम्युनिस्ट पार्टी की 2021 में, जो कल इस प्रोग्राम में बात हुई थी
कि उससे पहले पहले चाइना ने कुछ अचीव करना है। तो एक थिएटर वो है, एक थिएटर ये है, मोदी साहब को समझ नहीं आ रही कि ट्रंप की कॉल आएगी, आएगी ट्रंप की कॉल। ट्रंप ये 78,000 लोग मर गए अमेरिका में, 78,000। तीन जो है वो यानी आप ये सोचें कि 4 मिलियन के करीब गालिबन दुनिया में केसेस हो गए हैं और 78,000 डेथ्स हो गई हैं। 78,000 डेथ्स हो गई हैं। कॉल आने वाली है मोदी को, और उससे पहले पहले मोदी साहब डिसाइड करें कि उन्होंने क्या करना है, दहशतगर्दी करवानी है या ओपनली जंग, खुली जंग में साथ देना है अमेरिका का, या माशी जंग में साथ देना है, या कोई बयान देना है चाइना के खिलाफ। कुछ तो करना है ना, किस दिन के लिए रखा है, किस दिन के लिए पाला है। जी बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।